मेरे बच्चों नमस्कार। आज हाई स्कूल के परीक्षार्थियों के लिए उनके एक महत्वपूर्ण कक्षा लेकर के उपस्थित हुए हैं। जैसा देख रहे हैं टॉपिक रस, यह 2 अंक का आता है, छंद 2 अंक का आता है, अलंकार 2 अंक का आता है। तो रस के अंतर्गत आपके कोर्स में पहला है हास्य रस और दूसरा है करुण रस। हास्य और करुण दोनों में से कोई एक रस परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखने के लिए आएगा। अथवा में प्रश्न बनता है हास्य रस अथवा करुण रस की सोदाहरण परिभाषा लिखिए। पहला एक टाइप। दूसरे टाइप में अथवा करके आता है और 2 या 4 पंक्तियां दी होती हैं। उन 2-4 पंक्तियों को पूर्ण मनोयोग से पढ़ना होता है और पढ़ने के बाद कहा जाता है कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है, उसका स्थायी भाव तथा उदाहरण दीजिए। तो परिभाषा वहाँ लिखने के लिए नहीं आती। क्या क्या आता है? निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है, उसका स्थायी भाव तथा उसकी परिभाषा दीजिए। उदाहरण नहीं, उदाहरण तो लिखा ही रहता है। ठीक, तो हास्य रस और करुण रस 2 ही रस हैं, बहुत ही आसान आपके लिए है। यदि इनमें से आपने एक भी अच्छे से तैयार कर लिया, चाहे हास्य रस अथवा करुण रस, तो भी आपको हाई स्कूल के एग्जाम में पूरे 2 अंक मिलेंगे। ठीक, कोई भी एक रस अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि अथवा में आता है हास्य रस अथवा करुण रस, तो दोनों को तैयार करने की भी ज़रूरत नहीं है। यद्यपि अच्छे विद्यार्थी, पढ़ने वाले विद्यार्थी दोनों रस उदाहरण सहित तैयार करते हैं, आत्मसात करते हैं। तो हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास या हंसी, और करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। दोनों एक दूसरे के पूर्णतः विपरीत हैं। एक में हंसी और दूसरे में रुदन। एक में हास होता है, हास परिहास होता है, और दूसरी तरफ रोना, सिर पीटना, बेहोश हो जाना, इस तरह की गतिविधियां होती हैं। तो दोनों विपरीत हैं। आप चाहे तो एक तैयार करें अथवा दोनों तैयार कर लें। तो अब इनकी परिभाषा जो है याद करने के लिए, एक तो इसके पहले जो है हमने पढ़ाया है पूर्ण विस्तार से सभी रसों के बारे में, परंतु हाई स्कूल के विद्यार्थियों का कई मैसेज हमारे पास आए कि गुरुजी हमारे लिए वो कठिन लग रहा है, सारे रसों को एक साथ सम्मिश्रण, इसलिए केवल हमारे जो उपयोगी हैं 1 या 2 रस वो पढ़ा दीजिए। तो इसलिए उनकी सुगमता के लिए, आप सभी की सुगमता के लिए लेकर के आए हैं हास्य रस और करुण रस। तो विस्तार से समझना है तो उस टॉपिक को आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और विस्तार से नहीं सीखना चाह रहे हैं, केवल बोर्ड परीक्षा में अंक मिल जाएं, तो उन विद्यार्थियों के लिए भी आज का यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए समझते हैं कि हास्य रस और करुण रस की परिभाषा कैसे लिखेंगे। यद्यपि मैंने पहले बता दिया है, लेकिन फिर भी आज मैं संक्षेप में केवल बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि रस के अवयव जान लीजिए। रस के अवयव दिमाग में रखिए क्या क्या हैं। तो रस का पहला जो अवयव है वह है विभाव। दूसरा अवयव क्या है? अनुभाव। तीसरा अवयव क्या है? संचारी भाव। समझने की ज़रूरत नहीं है कि ये हैं क्या, बता चुके हैं पहले की वीडियो में, देखना चाहते हैं देख लीजिए। और चौथा है स्थायी भाव। स्थायी
भाव। अब अवयव का तात्पर्य है अंग। रस के जो अंग हैं वो 4 हैं जिनके द्वारा रस पुष्ट होता है, रस अपनी पूर्णता को प्राप्त होता है इन अंगों को लेकर के। इनमें से कोई भी एक अंग नहीं रहेगा तो रस पूर्णता को प्राप्त नहीं होगा। जैसे किसी के एक आँख ना हो तो पूर्ण सौंदर्य पूर्णता को प्राप्त नहीं होता है, एक हाथ कट जाए तो सौंदर्य पूर्णता को प्राप्त नहीं होता। इसी तरह से रस के 4 अंग जो हैं, जो अवयव कहलाते हैं, इनके द्वारा रस जो है पुष्ट होकर के पूर्ण आनंद को प्रदान करने वाला यानी आस्वाद्य हो जाता है। तो अब इन्हीं के द्वारा आपको परिभाषा लिखनी है। बहुत ही आसान है। दोनों रसों की जो है, हास्य रस की हो अथवा करुण रस की परिभाषा हो, दोनों रसों के लिए 4 चीज़ें जो हैं सभी रसों के लिए कॉमन होती, लेकिन चूंकि आपके पाठ्यक्रम में 2 रस हैं इसलिए मैं दोनों रसों की बात कर रहा हूँ। यह 4 अंग जो हैं महत्वपूर्ण हैं और इन्हीं के द्वारा आप परिभाषा का निर्माण कर देंगे। देखिए, हास्य रस की अगर कही जाए तो हास्य रस में क्या लिखेंगे आप? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव तथा स्थायी भाव। ठीक, के संयोग से यहाँ इस लाइन की जरूरत नहीं, वो पर्याप्त है उतनी। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव तथा स्थायी भाव। अब आप हास्य रस की परिभाषा लिख रहे हैं तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास। याद हो गया बच्चों? हास्य रस का स्थायी भाव हास है, हंसी। जिस काव्य को पढ़ करके श्रोता अथवा पाठक के मन में हंसी उत्पन्न हो, जी को मन को गुदगुदाने वाली बातें हों, वहाँ हास्य रस होता है। क्या होता है? हास्य रस। हो गई हास्य रस की परिभाषा। कुछ नहीं करना है। 4 जो अंग बताएं, जो 4 अवयव बताए हैं, इनको केवल दिमाग में रखना है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। ठीक, इनके संयोग से, स्थायी भाव का नाम लिख दीजिए, हास के संयोग से हास्य रस की निष्पत्ति होती है। बस परिभाषा हो गई। दूसरा अगर यही कहे करुण रस, दूसरे के देखिए नंबर 2 करुण रस, क्या कर देंगे यहाँ? बस केवल एक चीज यही बदलना, स्थायी भाव, शोक और रस परिवर्तित हो गया। यहाँ कौन सा रस हो गया? करुण रस। ठीक, क्लियर हो गई परिभाषा। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव तथा स्थायी भाव हास के संयोग से हास्य रस की निष्पत्ति होती है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव तथा स्थायी भाव शोक के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती। बस इतनी सी बात है। परिभाषा आसान हुई? कुछ कठिनता है? देख लीजिए और लिख लीजिए, नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। हम हट रहे हैं, नोट कर लीजिए इसे। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव तथा स्थायी भाव शोक के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती। शोक हटा दीजिए, हास कर दीजिए, हास से रस की निष्पत्ति हो गई।
ठीक, देखिए अब पहले हास्य को ही देख लीजिए जो नंबर 1 पर है। ये हास्य, यहाँ क्या कर देंगे, हास, यहाँ क्या हो जाएगा, रस भी पड़ा रहने दीजिए, हास्य। ठीक, ये उदाहरण इसका दिया हुआ, दोनों के उदाहरण दिए हुए हैं। करुण रस का बाद में बताते हैं, हास्य रस का पहले देख लीजिए। अवयव यहाँ से हटा दे रहे हैं। हंसी हंसी भाजें देख दूल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवें हिमाचल के उछाह में। हंसी हंसी भाजें शब्द ही आ रहा है यहाँ, हंसी हंसी। ऐसी पंक्तियाँ देखते ही अगर दूसरे टाइप का प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है, उसका स्थायी भाव तथा परिभाषा दीजिए, तो आप पंक्ति को पढ़ेंगे। पंक्ति पढ़ने के बाद उसमें से रस को निकालने का, छांटने का, ढूंढने का काम करेंगे। और यह कब संभव होगा, जब आप उसके भावार्थ को समझ सकेंगे। जब तक आप भावार्थ नहीं समझ पाएंगे तब तक उसके रस को नहीं निकाल पाएंगे। हंसी हंसी भाजें, हंस हंस करके भाग रही हैं, देख करके दूल्हा दिगंबर को। दिगंबर, ऐसा दूल्हा आपने देखा कभी, सुना होगा कि कोई दूल्हा जो है वो दिगंबर हो। माने दिशाएं ही अंबर, माने वस्त्र, जिसकी दिशाएं ही वस्त्र हों, जो बागंबर पहनने वाला। ऐसा दूल्हा कौन है, भगवान शिव। तो शिव जी को देख करके जो केवल एक बागंबर पहने हुए हैं, हंस हंस करके भाग रही हैं। कौन, पाहुनी। पाहुनी कौन होती, पाहुनी जो अतिथि स्त्रियां होती हैं, जैसे पार्वती जी की बहनें और भी जो उनकी बुआ मौसी जो भी आई हों, सब पाहुनी जे आवें हिमाचल के उछाह में। उनकी सहेलियां भी। तो हिमाचल राजा के यहाँ उत्साह था। किस बात का उत्साह था, पार्वती जी के विवाह का। लेकिन जैसे ही भगवान शंकर अपने नंदी पर सवार होकर के पहुँचते हैं तो यह देख करके दशा उनकी हंस हंस करके भागने लगती। कुछ तो खड़ी अवाक सी रह जाती, सुध बुध भूल जाती है, ओ क्या, ये क्या है। तो इसको पढ़ करके हंसी आ रही, कुछ हंस करके शर्मा करके भाग रही हैं। तो यहाँ आश्रय पाठक या श्रोता जो पढ़ रहे हैं या जो सुन रहे हैं इस काव्य को, वो इसके आश्रय हैं। विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। ठीक है, ये लिखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने जो चारों अवयव बताए थे, नंबर 1 विभाव, विभाव में 2 होते हैं, आलंबन उद्दीपन। नंबर 2 अनुभाव, नंबर 3 संचारी भाव और नंबर 4 स्थायी भाव डाल देंगे। उसके बाद पंक्तियों को पढ़ेंगे और उससे छांट कर लिख देंगे। नहीं भी आता है तो छोड़ देंगे स्पष्टीकरण, और ये विभाग जो है नहीं लिखेंगे, तब भी पूरे अंक मिल जाते हैं। और अगर लिखते हैं तो इससे जो है चेक करने वाले एग्जामिनर को पता चलता है कि कितना विद्वान है छात्र। ठीक, तो आलंबन में महादेव जी यहाँ जिनको देख करके यह स्थिति उत्पन्न हो रही है। उद्दीपन में विलक्षण उनकी वेशभूषा है। अनुभाव में अतिथि स्त्रियों का हंसना, खड़ा रहना, भागना, ये अनुभाव के अंतर्गत चेष्टाएं आती हैं। क्या आती हैं, चेष्टाएं। संचारी भाव यहाँ भय है, हर्ष है, चपलता, चंचलता व्याप्त है सब में। तो संचारी भाव यहाँ भय है, हर्ष भी है, प्रसन्न भी हैं, डर भी रही हैं कि इस क्या होगा, विवाह होगा कि नहीं होगा। और जो सांप और ये सब बिच्छू लटकाए हुए हैं भगवान शंकर, तो भय भी है। स्थायी भाव इसका क्या है, हास। तो स्पष्टीकरण में लिखना है कि उपर्युक्त उदाहरण में रस के सभी अवयवों के द्वारा हंसी या हास की निष्पत्ति हो रही है, था इसमें हास्य रस है। इस तरह से आपके 2 अंक पक्के। अब दूसरा देख लीजिए उदाहरण।
जो कि शोक करुण रस का स्थायी भाव, शोक करुण रस का उदाहरण है। ये इधर लिखा हुआ है नंबर 2 करुण रस। करुण रस में भी परिभाषा जब पूछी जाएगी तो विभाव, अनुभव, संचारी भाव तथा स्थायी भाव, और यहाँ क्या बदल देंगे, शोक के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। क्या होती है, करुण रस की निष्पत्ति होती है। अब इसको भूल जाइए, इधर जो है ये देखिए, मणिक होए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। भगवान से कह रही हैं, कौन कह रही हैं, अंधी। अंधी कौन है यहाँ, श्रवण कुमार की माँ के लिए ये पंक्तियाँ आई हैं कि मणिक होए भुजंग सी जननी, जैसे एक सांप भुजंग काला विषधर नाग अपनी मणि को खोद देने पर तड़प तड़प करके जान दे देता है, फन पटक पटक करके मर जाता है, तड़पता है, ऐसे ही मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। इन दोनों में अगर देखा जाए, सी और सा जो सब आ रहे हैं शब्द, उपमा अलंकार का बहुत बढ़िया उदाहरण है। जब अलंकार पढ़ाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ अलंकार छांटना नहीं, यहाँ क्या छांटना है, रस छांटना है, उसका उदाहरण देना है। तो मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी सी, समझ गए। जैसे एक भुजंग सांप जो है मणि खो दे और उस खोई हुई मणि कोई चुरा ले, पकड़ करके ले जाए मणि को, तो सांप फन पटक पटक करके जान दे देता है। वही स्थिति आज श्रवण कुमार जी के जो शब्द वेदीवाण महाराज दशरथ का लगता है। तो और जब उन्हें पता चलता है कि मेरा श्रवण कुमार नहीं रहा, तो वो दशा उनकी माँ की हो रही है। यहाँ पूर्णतः वियोग हो चुका है पुत्र का, और उस शोक में जो है रो रही माँ। तो कह रहे हैं कि अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। हे जगदीश, हे परमपिता परमात्मा, तुमने आज अंधी बना करके मुझे, मेरे साथ बहुत बढ़िया न्याय किया कि मैं अपने अंतिम समय अपने बेटे का मुख भी नहीं देख सकती। यहाँ वक्रोक्ति अलंकार है, वक्रोक्ति काव्य जीवितम, आचार्य कुंतक का मत है वक्रोक्ति। तो यहाँ ये नहीं है कि बहुत बढ़िया किया, मैं देख नहीं पा रही हूँ तो अच्छा है, मुझे दुख कम हो, बहुत दुख हो रहा है, दुख का कोई पारवार नहीं है। अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। प्रश्न मानो कर रही हैं, जैसे किसी बच्चे को, जब दो बच्चे आपस में लड़ते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि हाँ तुम बहुत सीधे हो ना, तो शिकायत लेकर के अम्मा कहती है कि हाँ तुम बहुत सीधे हो ना, तो इसका मतलब क्या है, तुम सीधे हो, वो सीधा नहीं, मतलब तुम भी टेढ़े हो। ऐसे ही यहाँ किया न्याय तुमने जगदीश, मेरे साथ क्या न्याय किया है कि मैं आज मुख कमल अपने बेटे का, मरे हुए बेटे का मुख भी नहीं देख पा रही हूँ। तो पूर्णतः यहाँ करुण रस है, इसका स्थायी भाव शोक है। फिर 4 चीज़ें एक साथ खट 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 लिख देनी है, छांटना बाद में है। विभाव, विभाव में आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव, संचारी भाव, और उसके बाद स्थायी भाव, फिर स्पष्टीकरण। ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतना ही याद कर लिया, लिख दिया तो हो गया। पर सोदाहरण परिभाषा लिखिए, हो गई, सोदाहरण हो गया, परिभाषा हो गई। ठीक है, अब आश्रय देख लीजिए, इसमें कौन है, आश्रय होता है पाठक या श्रोता, जो सुन रहा है अथवा पढ़ रहा है। जैसे हम पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो आपके मन में भी दुख शोक उत्पन्न हो रहा है, मुझे भी लग रहा है। तो विभाव, आलंबन और उद्दीपन, श्रवण कुमार और दशरथ की उपस्थित उद्दीपन है। अनुभव में सिर पटकना, प्रलाप करना, रोना, चिल्लाना, चीखना आदि जो हैं सब अनुभव हैं, चेष्टाएँ। संचारी भाव, स्मृति, याद आना अपने बेटे की महान जो है उनके जैसे कर्म रहे हैं, तीर्थ यात्रा के लिए लेकर निकला था। विषाद, अंदर शोक, विषाद व्याप्त हो रहा है और मूर्छित हो रही हैं, फिर होश आ रहा है, फिर रो रही हैं, सिर पटक रही हैं। तो संचारी भाव में ये हो गए। स्थायी भाव इसका क्या हो गया विद्यमान, शोक। बस स्पष्टीकरण में उपर्युक्त उदाहरण में
रस के चारों अवयवों के द्वारा शोक की निष्पत्ति हो रही है, अतः इसमें करुण रस है। ठीक है, यहाँ एक बात मैं बता दूँ, उपर्युक्त लिखना, उपरोक्त मत लिखना। बच्चे उपरोक्त लिख देते हैं, यह बिल्कुल ही गलत शब्द है। इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हिंदी साहित्य में, हिंदी व्याकरण में इसका कोई स्थान नहीं है। उपरि प्लस उक्त संधि विच्छेद अगर किया जाए, उपरि प्लस उक्त, और यह मिलकर के बनता है उपर्युक्त। उपर्युक्त संधि देखी जाए तो यहाँ कौन सी संधि है? यण संधि है। जब संधि पढ़ाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उपरोक्त कोई भी शब्द नहीं, ये है ही नहीं, कुछ नथिंग लिख देते हैं लोग भूलवश, अज्ञानतावश। तो ऊपर प्लस उक्त, ऊपर जैसा कथन कहा गया। ऊपर माने ऊपर, उक्त माने कहा गया, कथन, उपर्युक्त यण संधि। तो हो गए ये करुण रस और हास्य रस। ठीक है, अब दूसरी टाइप के जो प्रश्न बनता है उसमें पंक्तियाँ दी रहती हैं, तो उसका अभ्यास आप अपनी पुस्तक से कर सकते हैं। और कि उनमें से जो है, जो पंक्ति दी होंगी उसमें कौन सा रस है, उस रस का स्थायी भाव क्या है। तो सीधे 2 रस हैं आपके कोर्स में। पढ़ने पर हंसी की बात आए, लगे मन को गुदगुदा रही, कहीं छू रही है मन को, हंसी उत्पन्न हो रही, तो हास्य रस है। स्थायी भाव का है आप लिखिए, तो आप सीधे हास्य रस का स्थायी भाव क्या लिख देंगे? बिल्कुल ठीक, हास्य लिख देंगे। और कहा जाए कि उसकी परिभाषा लिखिए, तो कितने आसानी से आप लिख सकते हैं परिभाषा। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव तथा स्थायी भाव हास्य के संयोग से हास्य रस की निष्पत्ति होती, खत्म। इसी तरह से अगर उन पंक्तियों में करुण रस है, आपको लग रहा है देखने से रोना आ रहा है, मन में दुख हो रहा है, ऐसी जो है उसमें शब्द हैं जो दुख से संबंधित हों, विषाद से संबंधित हों, शोक से संबंधित हों, तो वहाँ पर शोक करुण रस होगा। और करुण रस का स्थायी भाव क्या आप लिख देंगे? शोक लिख देंगे। और परिभाषा है तो फिर वही विभाव, अनुभाव, संचारी भाव तथा स्थायी भाव शोक के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। दैट्स ऑल, 2 नंबर पक्के। ठीक है, इसके बाद छंद जो है देख लीजिए 2 नंबर का। तो 4 नंबर आज की जो ये क्लास है इसमें आपके 4 नंबर पक्के हो जाएं। 4 नंबर, 5 नंबर इसके पहले उपसर्ग और प्रत्यय में सीखा है, 4 नंबर ये, 9 नंबर की पूरी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, छंद आपके पाठ्यक्रम में एक तो सोरठा और दूसरा रोला, 2 छंद हैं। 9th में आपने दोहा और चौपाई छंद पढ़ा है। तो सोरठा दोहे का ठीक उल्टा होता है। दोहे में पहले और तीसरे में 13-13, पहले चरण और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। और दूसरे चौथे चरण में, इसके दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11-11 मात्राएं होती हैं। तो इसके दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, यानी पूर्णतः एक दूसरे के दोनों विपरीत हैं, केवल मात्रा के आधार पर। बाकी दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों का काव्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है। अब जैसे कहा जाए छंद किसे कहते हैं, तो तुक, लय, मात्रा, पद तथा तालबद्ध रचना को छंद कहते हैं। अब सोरठा छंद की बात करते हैं। यह अर्ध सममात्रिक छंद है, यह अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं। दोनों छंद जो आपके कोर्स में हैं, चाहे वो सोरठा हो अथवा रोला, दोनों में ही 4 चरण हैं।
इसमें 4 चरण होते हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। बहुत आसान भाषा है। यह दोहे का उल्टा होता है। बताइए, कुछ कठिन है? दोहा अर्ध सोरठा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम व तृतीय चरण में, पहला और तीसरा पकड़ना है, विषम, पहला और तीसरा विषम चरणों में, चाहे तो प्रथम और तृतीय चरण कहिए या फिर विषम चरणों में, इसके प्रथम व तृतीय चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं। 11 मात्राएं होती हैं। तथा द्वितीय व, चाहे दूसरे लिखिए या द्वितीय, दूसरे व चतुर्थ चरण में, चाहे तो इसे दूसरे और चौथे चरण में, या चाहे तो इसे समचरणों में, द्वितीय व चतुर्थ चरण में। हाँ, बिल्कुल ठीक। कितनी कितनी? 13 मात्राएं होती हैं। इतनी बात समझ में आएगी? नहीं, बहुत आसान है। यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। अर्ध सम क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके पहले और तीसरे चरण में समान मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में समान मात्राएं होती हैं। यानी 2, प्रथम और तृतीय में 11 और द्वितीय और चतुर्थ में 13, इसलिए इसे अर्ध सम्मात्रिक छंद कहा जाता है। जिसके हर चरण में अलग अलग मात्राएं हो, विषम मात्रिक छंद कहा जाता है। और जिसके सभी चरणों में समान मात्राएं हों तो उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। उदाहरण देखिए, बहुत से उदाहरण हैं। सबसे सरल उदाहरण जिसमें आप मात्राएं भी लगा सकें, हम आपके सामने रख रहे हैं। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करह सुमम ऊर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। और भी कठिन भी हैं। कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारि तब जन अशोक अंगार दीन हर्ष उठकर गयो। रहिमन मोहिन सुहाय अमी पियावत मान बिनु जो विष देत बुलाए प्रेम सहित मरिबो भलो। तो यहाँ बहुत आसान उदाहरण लिख रहे हैं। नील सरोरुह श्याम, नील सरोरुह श्याम अवधी भाषा में तालव्य सा नहीं लिखा जाता, इसलिए श्याम। तरुण अरुण वारिज नयन, तरुण, और अणा भी नहीं लिखा जाता है, इसलिए अणा के स्थान पर क्या लिखा जाता है? ना। तरुण अरुण वारिज नयन, करहु सुमम ऊर्धाम, करहु सो मम ऊर्धाम सदा क्षीर सागर शयन, सदा क्षीर सागर शयन। ठीक है, 4 चरण हो गए।
और बहुत ही आसान मात्राएं लगाना है। कुछ नियम समझ लीजिए। जहां दीर्घ मात्राएं आ या बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा होती है, वहां पर जो है दीर्घ या गुरु मात्रा लगती है। इसमें दो मात्राएं शामिल हैं। कितनी मात्राएं? दो मात्राएं। और जहां पर जो है छोटी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, चंद्र बिंदु, यदि अनुस्वार भी लिखा है तो गुरु मात्रा लगेगी। यदि विसर्ग आया है तब भी गुरु मात्रा लगती है। ठीक है। इसी तरह से जैसे सत्य लिखा हो, सत्य, तो आधा ता और या के पहले सा जो है ये गुरु होता है, सत्य, इस तरह से मात्रा लगेगी। यानी संयुक्त व्यंजन अगर है तो उसके पहले मात्रा गुरु हो जाती है। जैसे कमल लिखना है तो तीनों मात्राएं एक 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 कमल। जैसे दवात लिखनी है तो एक यानी लघु या ह्रस्व, गुरु, लघु। जैसे लिखना है अमरोहा तो एक एक दो और दो। आगरा दो एक और दो, यानी गुरु, लघु, गुरु। तो मात्रा लगाने का ये तरीका है। जिसको बोलने में कम समय और प्रयत्न लगता है वहां लघु मात्रा, और जिस शब्द को, जिस वर्ण को बोलने में अधिक समय, दोगुना समय लगता है या दुगुना प्रयत्न करना पड़ता है, वहां गुरु मात्रा लगाई जाती है। अब छंद जो है दो प्रकार के होते हैं। इसकी विस्तृत चर्चा कंपटीशन की क्लास में या फिर अन्य जो इंटर की क्लास है उसमें करेंगे। एक तो मात्रिक छंद होता है जो आपके कोर्स में सोरठा और रोला है, और दूसरा वार्णिक छंद होता है। छंद कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 1 मात्रिक और नंबर 2 वार्णिक। वार्णिक नहीं होता है, कुछ लोग वार्णिक बोल देते हैं। वार्णिक गलत है, क्योंकि जब इक प्रत्यय जुड़ता है तो पहले जो है दीर्घ हो जाता है। पहले का जो वर्ण है वह दीर्घ हो जाता है। जैसे समाज होता है और इसमें इक प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? सामाजिक। इसलिए वर्णिक न बोल करके इसे वार्णिक बोलेंगे। वार्णिक से आपका कोई लेना देना नहीं है, मैंने वैसे ही बताया। अब मात्राएं लगाना सीखिए। नील सरोरुह श्याम, सरोरुह श्याम, देखिए कितनी मात्राएं हैं, गिनिए। 3 3 6 4 10 और 1 11 मात्रा। आधे वर्ण की मात्रा यहां नहीं लगेगी। तरुण, अरुण, वारिज, समझ रहे हैं बच्चों? तरुण, अरुण, ठीक है। इसमें जो है छोटे ऊ की मात्राएं रा में लगी हैं। छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा में भेद समझते हैं रा के साथ। जैसे छोटे ऊ की मात्रा लग गया रुपया, रुद्र, रुद्र, और बड़े ऊ की मात्रा लग गई तो रूप, गुरु, शुरू,
अब देखिए, अगर ये लिखा है गुरु तो 2 मात्राएं, और अगर ये लिखा है शुरू तो 3 मात्राएं लगेंगी। तो इतनी बात समझ में आई। अब देखिए, नयन कितनी मात्राएं? 3। कितनी हो गई? 3 3 6, 3 9 1 10, 3 13। करहु सो मम उर धाम, कितनी मात्राएं हुई? 3 3 6 2 8, 8 3 11। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ सो है फिर भी मात्रा 1 लग रही। हाँ, क्योंकि इसके उच्चारण में कम समय लग रहा है। करहु सो मम उर धाम, ये नहीं कह रहे करहु सो, जैसे ये बोलना है अरविंद सो आनंद रूप मकरंद आनंदित लोचन भृंग पिए, तो वहां सो पर समय ज्यादा लग रहा है, और यहाँ करहु सो मम उर धाम, इसलिए 1 मात्रा यानी लघु प्रयुक्त होगी, प्रयोग की जाएगी। सदा, बिल्कुल ठीक, लगाते चलिए साथ में। सागर कितनी मात्राएं? 4। शयन गिन लीजिए, 3 3 6 4 10, 3 13। तो पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं हुई बच्चों? 11 11। दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं हो गई? 13 13। तो स्पष्टीकरण क्या लिखेंगे? स्पष्टीकरण में लिखेंगे उपर्युक्त उदाहरण के प्रथम व तृतीय चरण में 11 11 तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में 13 13 मात्राएं हैं, अतः यह सोरठा छंद है। समझ लीजिए ठीक से। यहां एक शब्द है वह उपर्युक्त। कुछ लोग या बच्चे उपरोक्त का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग सर्वथा अनुचित है। हिंदी साहित्य हो अथवा हिंदी व्याकरण, कहीं पर भी इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। यदि इसका प्रयोग कर रहे हैं तो यह पूर्णतः गलत है। उपर्युक्त क्यों होता है? इसका विग्रह कर दीजिए। उपर प्लस उक्त बराबर उपर्युक्त, और यहां कौन सी संधि है? यण संधि हुई है। जब संधि पढ़ाएंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा, आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। ऊपर का मतलब ऊपर कहा गया, नीचे स्पष्टीकरण लिख रहे हैं तो ऊपर, उपर्युक्त का मतलब ऊपर, उक्त माने कथन, कहा गया। जो उपर्युक्त उदाहरण में दिया गया है, कहा गया उदाहरण है, उसके पहले और तीसरे चरण में 11 11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं हैं, अतः यह सोरठा छंद है। ठीक, 2 अंक इस तरह से आपके पक्के हो जाएंगे अगर इतना आपने एग्जाम में लिख दिया। अब दूसरी बात यदि हम करें तो रोला की आती है। रोला जो बच्चे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अन्यथा एक से ही काम चल जाएगा। प्रश्न जो आपके पेपर में आता है उसमें यह आता है कि सोरठा अथवा रोला छंद की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो आपने अच्छे से अगर सोरठा तैयार कर लिया है तो रोला की आवश्यकता नहीं है। फिर भी जो होशियार बच्चे हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूं कि रोला सममात्रिक छंद है। क्या है? रोला सममात्रिक छंद है। पढ़ना चाहिए, जो सिलेबस में है उसे पढ़ना चाहिए। तो रोला क्या है? सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद। इसमें कितने चरण होते हैं? अभी हमने बताया था, बिल्कुल ठीक।
कापी कलम ले लीजिए, लिखते चलिए। इसमें 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में इसके प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 24 24। याद रहेगा? अभी ट्रिक बता रहे हैं। 24 24 मात्राएं होती हैं। हो गया। मात्राएं लिखने में भी गलतियां करते हैं बच्चे। ये लिख देते मात्राएं, जो कि सर्वथा अनुचित है। को पापी पंचत्व प्राप्त सुनि जम गन धावत, बनि बनि बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत, पै तक ताकी लोथ त्रिपथगा के तट लावत, 9 2 11 होत 3 5 बिसरावत। को पापी पंचत्व प्राप्त सुनि जम गन धावत। कितनी हो गई? 3 4 7 7 5 12 3 15 2 17 4 21 4 25। काट देना इसको भाई, यहाँ मात्रा ज्यादा हो रही है। यहाँ तक, यहाँ तक। को पापी पंचत्व प्राप्त सुनि जमगन धावत। मात्राएं देखिए। को, यहाँ को जोर नहीं पड़ रहा है को की मात्रा पर, तो 2 मात्राएं। पापी पंचत्व, पन यहाँ अनुस्वार इसलिए 2, और यहाँ संयुक्त वर्ण है ता और व, इसलिए चा पर भी लगेगी। प्राप्त सुनि जमगन 4 और 4। गिनिए कितनी हो गई? 2 2 4 2 6 4 10 5 15 3 18 4 22 4 26 2 2 4 2 6 4 10 1 11 2 13 3 16 4 20 और 4 24। 24 मात्राएं। इसमें बनि बनि बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत। बनि बनि 2 मात्राएं, बावन 2 2 इसमें, वीर 2 और 1, बढ़त 1 1 तीनों में, चौचंद औ की मात्रा इसलिए 2 यानी गुरु, यहाँ अनुस्वार है इसलिए 2 द 1, मचावत 1 2 और 2 24। पै ताकी, पै 2 गुरु, तक की 1 1, ताकी दोनों गुरु, लोथ 1 गुरु 1 ह्रस्व, त्रिपथगा, त्रिपथगा के तट लावत। कितनी हो गई? 2 2 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24। 9 2 11 होत। एक ही पंक्ति में आप देखिए, 9 2 11 होत 3 5 बिसरावत। 9 2 11 हो जाते हैं। एक ही पंक्ति में 2 2 मुहावरे। 9 2 11 होना, भाग जाना, और 3 5 बिसरावत माने 3 5 मत करिए, बहस मत करिए। अर्थ समझ लीजिए तो और क्लियर हो जाएगा। को पापी पंचत्व प्राप्त सुनि जमगन धावत। किसी पापी व्यक्ति, पंचत्व प्राप्त का मतलब मृत्यु के उपरांत, जब सुनते हैं यम के दूत, जमगन का मतलब यम के दूत, यमराज के दूत, धावत दौड़ते हुए आते हैं बड़ी वीरता के साथ, कि इस दुष्ट को, इस पापी को इसके करने का फल खूब अच्छे से देंगे।
और खूब चौचंद मचावत हल्ला करते हुए आते हैं। पै तक ताकी लोथ, और उसके इष्टमित्र घर वाले जब उसकी लोथ माने मृत शरीर को, त्रिपथगा का तात्पर्य है पर्यायवाची है गंगा जी का, तो गंगा जी के तट पर ले आते हैं। तो गंगा जी की महिमा का यहाँ वर्णन किया गया है कि तट लावत, के तट पर जब ले आते हैं तो ये देख करके 9 2 11 हो जाते हैं। कौन? जमगन, जम यमराज के दूत। 9 2 11 हो तो 3 5 है, जो 3 5 कर रहे थे कि इसको बहुत सजा देंगे, घसीटते हुए लाएंगे, पिटाई करेंगे खूब, वह सारा 3 5 विश्रावत माने भूल जाते हैं। ठीक, तो स्पष्टीकरण नीचे लिखना है। इसमें कैसे लिखा जाएगा? उपर्युक्त, इस उदाहरण के लिए ये उदाहरण है, उपर्युक्त उदाहरण के चारों चरणों में 24-24 मात्राएं हैं, अतः यह रोला छंद है। लिख लेंगे। उपर्युक्त अभी हमने बताया, उपर्युक्त उदाहरण के चारों चरणों में देखिए 1 2 3 और 4, चारों चरणों में 24-24 मात्राएं हैं, अतः यह रोला छंद है। याद कैसे रखेंगे इसे? लंबे समय तक याद रखने के लिए देखिए, रोला, रोल, रोलाकार, रोल है निवृत्ताकार, और घड़ी होती है, घड़ी में 1 से लेकर के और 12 तक, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, यानी घड़ी जो है वो 24 घंटे का समय बताती। कितने घंटे का समय बताती है? 24 घंटे का। और इसमें मात्राएं कितनी कितनी याद रखनी है? बिल्कुल ठीक, 24-24 मात्राएं। कितनी कितनी? 24-24। तो रोला, दिमाग में एक फिगर बना लीजिए, घड़ी, घड़ी कितने घंटे का समय बताती है? 12 घंटे के दिन और 12 घंटे के रात का समय कौन बताता है? घड़ी। तो रोला छंद में कितने मात्राएं हो गई? 24-24। इस तरह से 2 अंकों का रस और 2 अंकों का छंद जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है, दोनों में से एक एक भी तैयार कर लेंगे, छंद में और रस में, तो भी आपका काम बन जाएगा। 2 + 2 कितने अंक हो गए? 4 अंक। पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।